आज मैं आपको ये दो क्वेश्चन जो है सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो दोनों क्वेश्चन हैं ये क्लास 10th की मैथ्स की आर.डी. शर्मा की बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है और चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स। ठीक है ना, ट्राइंगल से लिया हुआ ये दोनों क्वेश्चन है। और ये दोनों क्वेश्चन जो है इसमें जो पहला वाला जो है ये थ्योरम है और दूसरा जो है क्वेश्चन है, और ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसी थ्योरम पर बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन सेकंड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये थ्योरम जो है आपको प्रूफ करके दिखा देंगे। इसी थ्योरम पर बेस्ड ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये सॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ पर थ्योरम क्या बोल रहा है, प्रूफ दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स। यहाँ पे ये बोल रहा है कि दो ट्राइंगल्स हैं और दोनों सिमिलर हैं। इसमें क्वेश्चन में ही गिवन कर दिया कि दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, तो हमें यहाँ पर ये प्रूफ करके दिखाना है कि उन दोनों ट्रायंगल का जो करस्पॉन्डिंग एरिया का जो रेशियो है, माने दोनों ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो है वो किसके बराबर है, उन दोनों ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है उनके स्क्वायर के रेशियो के बराबर है। ठीक है ना, जैसे मैं इसको डायग्राम से आपको समझा दूँ। यहाँ पे देखिए टू ट्रायंगल्स की बात हो रही, टू सिमिलर ट्रायंगल्स की बात हो रही। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो ट्रायंगल बना लें। ठीक है ना, ये रहा दो ट्रायंगल, एक ये रहा दूसरा ये रहा। ठीक है ना, और ये दो ट्रायंगल हो गया किस टाइप का, सिमिलर है, ये आपस में सिमिलर है। तो ये देखिए सिमिलर का साइन है, ऑलरेडी सिमिलर है। अब नाम दीजिए यहाँ पर, ठीक है, ए बी सी, और यहाँ पे नाम दे दीजिए डी ई और एफ, ये नाम दे दिए यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स। तो देखिए एल्टीट्यूड्स की बात हो रही है, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल का एल्टीट्यूड्स भी हमें यहाँ पे बनाना है। एल्टीट्यूड मतलब क्या, हाइट, उस ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल की हाइट। एल्टीट्यूड को हाइट भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। तो एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना। तो आप कहीं से भी ड्रॉ कर लीजिए, आप चाहे इधर से ऐसे ले सकते हैं, या आप बी से लीजिए या फिर आप सी से लीजिए। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं कि आप ए ही से एल्टीट्यूड लीजिए। जैसे कहने का मतलब ये है कि आपको ट्रायंगल का एल्टीट्यूड बनाना है। मान लीजिए ये ट्रायंगल है, तो आप ट्रायंगल का जरूरी नहीं कि यहीं से एल्टीट्यूड लीजिए। आप एल्टीट्यूड हाइट बनाना चाहते तो इधर से भी ले सकते हैं। आप चाहे तो एल्टीट्यूड ट्रायंगल का बनाना चाहते तो आप इधर से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एल्टीट्यूड का मतलब क्या, आप जिस भी एंगल से आप जो एल्टीट्यूड जो है दूसरे साइड पर गिरा रहे हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री बनेगा। मतलब ये एल्टीट्यूड का मतलब क्या, 90 डिग्री का एंगल बनाना। तो अगर यहाँ से लेंगे तो इस पर गिरेगा, इस वाले बेस पर, इस पर गिरेगा इस साइड पर, तो ये दोनों आपस में 90 रहेंगे। यहाँ से एल्टीट्यूड लेंगे तो इस पर गिरेगा, इस पर गिरेगा इस साइड पर, तो ये 90 और ये 90 होगा। आप इधर साइड से इधर इस एंगल से लेंगे एल्टीट्यूड, तो इस वाले लाइन पर ये एल्टीट्यूड कितना बनाएगा, 90 एंगल बनाएगा। तो ज़रूरी नहीं कि एल्टीट्यूड आप यहीं से लें, आप इधर से भी ले सकते, इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग यहाँ से लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं जो है एल्टीट्यूड अब बना रही हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं बना रही हूँ, तो ये हमने एल्टीट्यूड बना दिया। आप कहीं से भी एल्टीट्यूड बनाइए, आंसर आपका थ्योरम जो है प्रूफ हो जाएगा। अगर आप ध्यान से करेंगे तो आपका इजीली थ्योरम जो है आपका जो प्रूफ करना है ये प्रूफ हो जाएगा। कहीं से भी एल्टीट्यूड लीजिए। ठीक है, तो ये मैंने एल्टीट्यूड बनाया। एल्टीट्यूड का मतलब क्या, ए एंगल से हमने लिया एल्टीट्यूड, तो बी सी लाइन पर गिरा ये एल्टीट्यूड, तो ये 90 डिग्री का बनाएगा। यही मतलब ही होता है एल्टीट्यूड का, परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी बना दिया। यहाँ पे नाम दीजिए एल, यहाँ पे नाम दीजिए एम। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर है। ठीक है ना, तो पहले गिवन लिख लीजिए। गिवन क्या बोल रहा है, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ है आर किस टाइप के हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया है, हमने यहाँ पर क्या बनाया है, हमने एल्टीट्यूड बनाया। ड्रॉ ए एल परपेंडिकुलर, ये ए एल किस पे परपेंडिकुलर है, ये ए एल बी सी पर है। ए एल परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी एम परपेंडिकुलर टू ई एफ, यही ना हुआ मतलब। ए एल एंड डी एम आर एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स बोलिए या परपेंडिकुलर लाइन बोलिए, हाइट बोलिए, ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू प्रूफ, हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ। देखिए टू प्रूफ हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो, तो पहले एरिया का रेशियो निकालिए। तो देखिए इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हम ऐसे लिखेंगे, ए आर मीन्स एरिया, फिर ब्रैकेट लगाइए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल का एरिया हो गया, रेशियो मतलब अपॉन कीजिए, फिर इसका इस वाले ट्रायंगल को कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, यही ना लिखेंगे डी ई एफ। ये हो गया, ये किसके बराबर, इस सेम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द
स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स। यहाँ पे ये बोल रहा है कि इन दोनों ट्रायंगल का जो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स है उनका क्या बोल रहा है, उनका स्क्वायर्स का रेशियो लेना है, ठीक है ना। पहले एल्टीट्यूड क्या है, इसका एल्टीट्यूड क्या है AL, इसका एल्टीट्यूड क्या है DM, तो AL के करस्पॉन्डिंग क्या है DM, तो इनका रेशियो पहले लीजिए। तो रेशियो मतलब AL, रेशियो मतलब क्या AL अपॉन DM, ये हुआ, और इनका स्क्वायर यही बोल रहा है। ये हमें प्रूफ करके यहाँ दिखाना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू करस्पॉन्डिंग रेशियोज इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स, रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का स्क्वायर उनका रेशियो। समझ में आ रहा है ना आपको, ये हमें मतलब यही हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है। ये हो गया। अब चलिए प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर है। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो पहले लिखिए ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर सिमिलर ट्रायंगल्स। तो देखिए दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एंगल D है, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। इसके करस्पॉन्डिंग ये है E, तो ये आपस में इक्वल होगा। और इस एंगल है करस्पॉन्डिंग एंगल F है, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो देखिए ये दोनों आपस में सिमिलर है, तो जो है यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो प्रॉपर्टी सिमिलर की, तो पहले करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल करते हैं। एंगल A और एंगल D आपस में बराबर है। एंगल A के करस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल D है, तो ये आपस में बराबर। और एंगल B के करस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल E। और यहाँ पर क्या है, एंगल C के करस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल F। ये लिख दिया। अब क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। देखिए इस AB के करस्पॉन्डिंग क्या है, DE है, तो इनका रेशियो यानी कि AB अपॉन DE इक्वल टू AB अपॉन DE। अब देखिए AC के करस्पॉन्डिंग क्या है, DF, तो AC अपॉन DF। ये आपको समझ में आ रहा है ना। और बचा ये BC, तो BC के करस्पॉन्डिंग क्या है, EF, तो BC अपॉन EF। ये हो गया। तो ये कहाँ से आया है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, ये सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। अगर ये कॉन्ग्रेंट होता, जो 9th में आपने पढ़ा है, तब क्या होता, कॉन्ग्रेंट में ये करस्पॉन्डिंग साइड से करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है और करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होता है। कॉन्ग्रेंट में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होता है, वहाँ पर रेशियो नहीं लिया जाता है। और सिमिलर में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो AB के करस्पॉन्डिंग D है, तो AB अपॉन D हो गया। और किसके बराबर है, AC अपॉन DF के बराबर है। और ये किसके बराबर है, BC अपॉन EF के बराबर। तो ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। तो ये सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हो गई। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम यहाँ पे ये वाला लेके चलते हैं। हम यहाँ दोनों का एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। दोनों का हम जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। यहाँ पे बेस हमारा BC है और हाइट क्या है, हाइट का मतलब क्या है, एल्टीट्यूड। तो हम यहाँ पर एक दूसरे तरीके से भी एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखिए, तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिखिए, ये लिख दिया अपॉन, फिर उसी तरीके से इसका क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। या आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले निकाल लीजिए, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, इस ट्रायंगल का एरिया। तो मैंने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना, ये भी तो तरीका है ट्रायंगल का एरिया निकालने का। तो हाफ बेस क्या है, देखिए इस ट्रायंगल का बेस BC है और हाइट क्या है, AL। तो हाफ बेस क्या है हमारा, BC लिखिए, BC इंटू और हाइट क्या है, AL है। ये हो गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। उसी तरीके से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF निकाल लेते हैं अलग अलग, ठीक है ना, दोनों ट्रायंगल का एरिया DEF। तो इसका भी यही होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस क्या है, ये देखिए यहाँ पर बेस EF है और हाइट क्या है, DM है। तो हाफ EF है इंटू DM, यही ना होगा, ये हो गया DM। ये इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हमें प्रूफ करना है ये। तो यहाँ पर देखिए दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो लिया है, तो यहाँ पर हमने दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया है। तो हमको जो प्रूफ करना है उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, डिवाइड ही तो करना पड़ेगा ना, तभी तो ये वाला इतना पोर्शन हमारा आएगा। उसके बाद हम ये वाला लाने की कोशिश करेंगे। तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करना है, तो LHS को LHS के साथ डिवाइड करेंगे, RHS को RHS के साथ डिवाइड करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, यही ना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये हुआ इक्वल टू। तो LHS को LHS के साथ डिवाइड कर दिया, आप RHS को RHS के साथ, तो इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे। तो हाफ
इंटू बी सी इंटू ए एल अपॉन हाफ इंटू ये क्या है ई एफ इंटू डी एम है, तो यहाँ पे लिखिए ई एफ इंटू डी एम। ये हो गया यहाँ पर। ये सब कैसे आया मैंने सब बता दिया। अब ये हाफ हाफ कैंसिल, तो क्या आ रहा है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखिए यहाँ पर ये ए है और ये ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल बना हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू क्या बच रहा है, बी सी अपॉन ई एफ इंटू क्या बच रहा है, ए एल अपॉन डी एम। इसको एक साथ कर दिया, इसको एक साथ कर दिया, बीच में इंटू लगा दिया, यहाँ इंटू लगा तो लगा दिया, तो बी सी अपॉन ई एफ इंटू ए एल अपॉन डी एम बराबर ही आपस में। ये सब जैसे ये लिखा वैसे इसको भी मैंने थोड़ा सा अलग करके लिख दिया, ठीक है ना। ये एक साथ ले लिया, इसको एक साथ ले लिया, ये आया हमारे पास। तो देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है ना। तो लगभग तो कुछ तो बराबर आ गया। यहाँ पर आपको ये पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, ए एल अपॉन डी एम यहाँ पर भी दिख रहा है। बस जस्ट हमको ये हटाना है, यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो इसको हटाना है हमें। इसको हटाकर इसको हम बी सी अपॉन ई एफ को अगर हम ए एल अपॉन डी एम के बराबर कर दे तो ये पूरा इस होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो अब हमारा जो मेन फोकस रहेगा कि इसको हम किसके बराबर करें, ए एल अपॉन डी एम के बराबर। अब कैसे हम करेंगे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, बी सी, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ई एफ दिया हुआ है। तो कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे, देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये ट्रायंगल लेकर चलेंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर ये करने के लिए ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेकर चलेंगे। ट्रायंगल ए बी एल और ट्रायंगल डी ई एम, ये दो ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। पहले तो हमारा क्वेश्चन में ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, क्वेश्चन में ही बता दिया। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को ए बी एल और यहाँ पर डी ई एम, इसको हम सिमिलर प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है ना। तो पहले हम कैसे लिखेंगे, पहले जिसको सिमिलर प्रूफ करना उनका नाम लिखिए। इन ट्रायंगल ए बी एल एंड ट्रायंगल ए बी एल एंड ट्रायंगल डी ई एम, ये लिख दिए यहाँ पर। ये आपको समझ में आया, ट्रायंगल ए बी एल एंड ट्रायंगल डी ई एम, इसकी बात हो रही है तो मैं यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल बनाइए देती हूँ, ठीक है ना। ये रहा हमारा ए, ये रहा मेरा बी और ये रहा एल, और ये 90 है, ये 90 है तो ये भी 90 रहेगा, तो यहाँ पे मैं 90 लिख दे रही हूँ। दूसरा ट्रायंगल क्या है, डी ई एम ना, तो ये देखिए डी एम है, केवल डी ई एम ही यहाँ पर मैं बना रही हूँ। ये क्या है, डी है, ये मेरा एम है और ये मेरा ई है, डी एम और ये 90 है, ठीक है। ये यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमको इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है ना, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए यहाँ पर ये एंगल बी और ये एंगल ई आपस में इक्वल है। कैसे इक्वल है, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे पहले ही आपको बता दिया कि ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, क्वेश्चन में ही बता दिया था। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दो एंगल इक्वल है ना, मिल रहा है ना। यहाँ पर पहले से दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्वेश्चन में बता दिया, तो जो सिमिलर की प्रॉपर्टी होती है मैंने यहाँ लिख दिया था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एंगल बी जो एंगल ई के बराबर है, तो इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, तो यहाँ पे लिखिए एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। कहाँ से आया, क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि एंगल ए बी सी और एंगल डी ई एफ ये आपस में सिमिलर था, क्वेश्चन में बता दिया था। इसलिए क्योंकि ए बी सी जो था किसके सिमिलर था, डी ई एफ के, जो क्वेश्चन में गिवन था। दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसकी वजह से हमको ये मिल गया, तो ये एंगल आपस में इक्वल। अच्छा, इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल है। तो लिखिए यहाँ पर इस एंगल का नाम कैसे देंगे, एंगल बी ए एल बी लिखिए, चाहे बी एल ए लिखिए। तो यहाँ पे मैं लिख दीजिए ए एल बी इक्वल टू एंगल डी एम ई, यही ना। इस एंगल का नाम कैसे देंगे, डी एम ई। क्यों इक्वल है, क्योंकि ईच 90 डिग्री, दोनों एंगल क्या है, 90 है। तो अब दोनों ट्रायंगल में ये दो एंगल आपस में इक्वल है और ये दो एंगल आपस में इक्वल है, तो ये भी तो एंगल आपस में इक्वल ही हो जाएगा, होगा कि नहीं। ये एंगल इक्वल है, ये एंगल आपस में इक्वल है, तो तीसरा भी अपने आप ऑटोमेटिक इक्वल हो गया। तो यहाँ पर कौन सा सिमिलरिटी थ्योरम यूज होगा, बाई ए एंगल दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो गया, तो बाई ए सिमिलरिटी हमारा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया ना। तो सिमिलर हो जाएगा, तो देखिए दोनों ट्रायंगल का नाम मैंने ये दिया था, तो यही नाम दीजिए आप, ट्रायंगल ए बी एल सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एम। सिमिलर हो गया ना, सिमिलर किसके प्रॉपर्टी से, बाई ए सिमिलरिटी थ्योरम से, ठीक है। तो अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल की हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है, सब इक्वल है करस्पॉन्डिंग है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल करेंगे। तो देखिए ए बी की करस्पॉन्डिंग क्या है, डी ई है, तो यहाँ पे लिखिए ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए एल के करस्पॉन्डिंग क्या है, डी एम है ना, तो ए एल अपॉन डी एम इक्वल टू, और बी एल के करस्पॉन्डिंग क्या है, ई एम। भाई बी एल के करस्पॉन्डिंग क्या है, ई एम है ना, बी एल के करस्पॉन्डिंग क्या है, ई एम।
ये हमने लिख दिया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी आपस में इक्वल हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या है BC अपॉन EF है ना, क्या है BC अपॉन EF। अब यहाँ पर देखिए AL अपॉन DM आ रहा है, ये जो दो ट्रायंगल हमने सिमिलर प्रूफ किया है इसमें AL अपॉन DM जो है AB अपॉन किसके बराबर आ रहा है, DE के बराबर आ रहा है। ये देखिए AL यहाँ पे इसमें देखिए ये जो दो ट्रायंगल सिमिलर हुए हैं इसमें ये इन दोनों पर केवल ध्यान दीजिए, इन दोनों पर। यहाँ पे देखिए AL अपॉन DM किसके बराबर है, यहाँ पे लिखिए ये क्या है AB, ये दोनों आपस में इक्वल, हम इनको लिख सकते हैं एक साथ AB अपॉन D इक्वल टू AL अपॉन DM, ये हो गया। ठीक है, अच्छा शुरू में हमारा ये क्वेश्चन में बताया था कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो इनकी जो प्रॉपर्टी हमने लगाई थी वो ये आया था कि सिमिलर रहते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अच्छा ये दो तो इक्वल हमारा किससे आया, जब हमने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करके दिखाया तो उससे हमें ये मिला, ये आपस में सब इक्वल हो गया, तो यहाँ से हमने ये दो ले लिया, दो ये आपस में इक्वल। अब देखिए यहाँ से ये हमारा यहाँ पर क्या है AB अपॉन D जो है, देखिए इनमें ध्यान दीजिए AB अपॉन D हमारा किसके बराबर है, देखिए ये AB अपॉन D BC अपॉन EF के बराबर है कि नहीं, AB अपॉन D किसके बराबर है, BC अपॉन EF के बराबर है। तो यहाँ पर AB अपॉन D इसकी जगह हम AB अपॉन D की जगह AB अपॉन D BC अपॉन EF के बराबर है, तो इस AB अपॉन D की जगह हम क्या लिख देंगे, BC अपॉन EF लिख देंगे। यहाँ पर देखिए मैं इस वाले जो ये इतना आया है इक्वेशन, इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन A। ठीक है, ये पूरे को इसका नाम मैंने इक्वेशन A दे दिया। तो यहाँ पर देखिए AB अपॉन D हमारा किसके बराबर है, BC अपॉन EF के बराबर है, तो इस AB अपॉन D की जगह हम क्या लिखेंगे, BC अपॉन EF इक्वल टू AL अपॉन DM। कैसे आया, फ्रॉम इक्वेशन A। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा BC अपॉन EF AL अपॉन DM के बराबर आ गया। हम यहाँ पर रुके थे जब हमने दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो लिया था, फिर हाफ बेस इंटू हाइट लगाया था, तो हम यहाँ पर रुके हुए थे। मैंने बताया था कि देखिए यहाँ पर ये BC अपॉन EF को हमको AL अपॉन DM के बराबर कर देंगे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए BC अपॉन EF जो है हमारा आ गया ना, किसके बराबर है, AL अपॉन DM के बराबर है। तो AL अपॉन DM के बराबर है हमारा। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हम रुके थे ना, तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिख सकते हैं, हमारा यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू, अब देखिए BC अपॉन EF आया है और हमारा यहाँ पर BC अपॉन EF AL अपॉन DM के बराबर है ना, तो इसका मैं इक्वेशन नाम दे देती हूँ इक्वेशन B। ठीक है ना, इक्वेशन B। तो यहाँ पर हम BC अपॉन EF की जगह क्या लिखेंगे, AL अपॉन DM लिखेंगे। तो यहाँ पर इसकी जगह क्या लिखेंगे, AL अपॉन DM इंटू, और ये ऑलरेडी AL अपॉन DM ही है, तो ये कैसे आया, फ्रॉम इक्वेशन B से आया, फ्रॉम इक्वेशन B। तो देखिए AL अपॉन DM AL अपॉन DM दो बार आ रहा है, तो AL अपॉन DM है स्क्वायर, दो बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए। तो देखिए हमारा प्रूफ हो गया ना। हमें क्या प्रूफ करना था कि दो जो सिमिलर ट्रायंगल है उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है उनके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये आ गया हमारा। ठीक है, बोलने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है हमें, ठीक है ना, लेकिन आपको समझने से मतलब रखना है। तो जो प्रूफ करना था ये यहाँ पर हमारा आ चुका है। तो ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। अब इसी थ्योरम पर बेस्ड जो है ये सेकंड वाला क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर जो है ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं सेकंड वाला। तो ये क्वेश्चन मैं अलग से आपको बताती, यही मैं आपको जो है इसी का केवल मैं वीडियो बनाती, लेकिन मैंने सोचा कि इसमें जो थ्योरम यूज़ होगा पहले उसको मैं प्रूफ करके दिखा दूँ। तो इसी थ्योरम पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो अब देखिए इससे ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टू आइसोसेलेस ट्रायंगल हैव इक्वल वर्टिकल एंगल्स and their areas in the ratio 16:25, find the ratio of their corresponding heights। यहाँ पे दो ट्रायंगल है, किस किस्म का है, आइसोसेलेस। तो पहले दो ट्रायंगल आइसोसेलेस बनाइए, मैं अभी बताऊंगी आइसोसेलेस की क्या प्रॉपर्टी होती है। ये मैंने दो ट्रायंगल बना दिया, ठीक है ना, ये दो ट्रायंगल बना दिया। नाम दीजिए A B और C, और यहाँ पे नाम दीजिए D E F, ये मैंने नाम दे दिया। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस है। यहाँ पर कहीं पर भी सिमिलर की बात नहीं हो रही। सिमिलर इसमें था कि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर थे, यहाँ सिमिलर की कोई बात नहीं हो रही। यहाँ सिर्फ दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उस ट्रायंगल में दो साइड आपस में इक्वल रहते हैं। अब यहाँ पर एक और थ्योरम लगेगा क्लास 9th का कि ये कौन सा थ्योरम है, एंगल अपोजिट टू टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। देखिए ये इंपॉर्टेंट थ्योरम, इस थ्योरम का यूज़ जो है 10th में भी होता है, 11th 12th जो है इसमें आपका यूज़ होगा। ठीक है ना, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस थ्योरम में क्या बोल रहा है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हैं तो उन दोनों साइड के जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। जैसे देखिए ये थ्योरम ये थ्योरम क्या कहता है कि मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है,
यहाँ पर ट्रायंगल मेंशन नहीं किया गया है कि आइसोसेलेस से कोई भी ट्रायंगल हो, अगर ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये दो साइड इक्वल ले लिया है, ए बी और ए सी आपस में इक्वल है, तो इन दोनों साइड के अपोजिट जो एंगल है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी कि इस साइड के अपोजिट ये एंगल है, ये है, और इस वाले साइड के अपोजिट ये एंगल है। यानी कि अगर ए बी और ए सी आपस में इक्वल है तो एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये थ्योरम है, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो आप देखिए ऐसे भी हो सकता है, मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है मेरा ए बी और ये सी, दो ट्रायंगल, मान लीजिए कि ये दो साइड आपस में इक्वल है। अगर किसी क्वेश्चन में कहता है कि कोई ट्रायंगल है और उसमें ए बी और ये बी सी ये आपस में इक्वल है, अब मैंने ये दो साइड इक्वल लिया है, तो अब इस साइड ये वाले साइड के तो ये वाला थ्योरम लगेगा, क्योंकि इसमें दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अपोजिट एंगल कैसे समझेंगे, मान लीजिए कि ये ए बी साइड है, ये साइड के अपोजिट ये एंगल है, तो एंगल सी इक्वल टू, और इस साइड के अपोजिट ये एंगल, जस्ट इस साइड के सामने वाला ये अपोजिट एंगल है, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। इक्वल क्यों, थ्योरम, इस थ्योरम की वजह से। मान लीजिए थ्योरम का नाम मैंने फर्स्ट दे दिया, थ्योरम फर्स्ट, ये थ्योरम लिखा, थ्योरम फर्स्ट, ठीक है ना। कोई भी दो साइड इक्वल होगा तो उनके अपोजिट एंगल जो होंगे वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस में इस वाले ट्रायंगल में ये दो साइड आपस में इक्वल है, तो ये एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल हो जाएंगे ना, इस थ्योरम की हेल्प से। इस थ्योरम की हेल्प से इस साइड के अपोजिट ये है और इस साइड के अपोजिट एंगल ये है, तो ये दो एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे इस थ्योरम के हेल्प से। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों आपस में आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर प्रॉपर्टी जितनी भी आ रही है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, हम वो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में ए बी जो है किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, ये दो साइड हमने इक्वल लिया है, और इस ट्रायंगल में डी जो है डी एफ के बराबर है। ये आपको समझ में आ रहा है ना, डी जो है डी एफ के बराबर है, और यहाँ पर एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पर एंगल ई जो है एंगल एफ के बराबर है। ये आपको समझ में आ गया। ये पहले तो हमने यहाँ पर ये जो इक्वल किया है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, उसके बाद ये जो आया है ये इसमें हमने थ्योरम लगाया है ये वाला, तो ये आपस में इक्वल हो गया, एंगल बी एंगल सी के बराबर है, एंगल ई जो है एंगल एफ के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या रहा है कि दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हैव इक्वल वर्टिकल एंगल्स। अब देखिए यहाँ पर अभी मैं आगे क्वेश्चन बढ़ी नहीं थी, ठीक है ना, पहले तो जितना आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है वो मैंने समझा दी। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, टू आइसोसेलेस ट्रायंगल हैव इक्वल वर्टिकल एंगल्स, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो वर्टिकल एंगल्स है वो आपस में इक्वल है। तो इसका क्या मतलब, वर्टिकल एंगल किसे कहते हैं, देखिए आपने ये तो सब आप समझ गए कैसे कैसे आया है। तो देखिए वर्टिकल एंगल किसे कहते हैं, जैसे कि इस वाले आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये एंगल बी और एंगल सी आपस में बराबर है ना, तो इनको छोड़ करके जो तीसरा एंगल बच रहा है वही वर्टिकल एंगल कहलाएगा। तो ये दो आपस में इक्वल है, इसको छोड़ के क्या बच रहा है, ये एंगल, तो ये वर्टिकल एंगल है, ये हमारा वर्टिकल एंगल है। उसी तरह से इस वाले ट्रायंगल में ई और एफ ये आपस में इक्वल है, तो इन दोनों को छोड़कर तीसरा क्या बच रहा है, ये बच रहा है ना, तो ये हमारा वर्टिकल एंगल कहलाएगा, इसी को कहते हैं वर्टिकल एंगल। तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। क्वेश्चन में ही बोल रहा है, गिवन है ना, गिवन बोला कि दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टिकल एंगल इक्वल है। तो यहाँ पर ये सब हम क्या लिख रहे हैं, ये गिवन है, ये सब गिवन है, तो गिवन की हेल्प से आया, और थ्योरम भी ये वाला थ्योरम भी यूज हुआ है, ठीक है। तो गिवन में क्या बोला, वर्टिकल एंगल इक्वल, यानी कि एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर, यही ना मतलब है, एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है। क्यों, क्योंकि वर्टिकल से एंगल है, वर्टिकल एंगल से आर इक्वल गिवन इन क्वेश्चन में ही कह दिया है। तो ये एंगल ए और एंगल डी आपस में बराबर है। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एंड देयर एरियाज इन द रेशियो, तो दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिकल एंगल्स इक्वल है और उनका एरिया का जो रेशियो है वो ये दिया। तो एरिया का रेशियो यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए पहले, एरिया तो देखिए कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, यही ना लिखेंगे। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या दिया, 16/25, क्वेश्चन में ही बता दिया। देखिए 16/25, 16 रेशियो इनके 16/25 ये आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। यहाँ करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, इन दोनों ट्रायंगल के हाइट का रेशियो बताना है हमें। तो अब यहाँ पर हमें इन दोनों ट्रायंगल का हाइट निकालना है। तो हाइट देखिए आपको यहाँ पर निकालना है, तो हाइट आप कहाँ से लेंगे,
किसी भी ट्रायंगल का हाइट आपको निकालना है तो कहाँ, तो आप यहाँ से ले लीजिए। आप चाहे इधर से हाइट बना लीजिए, चाहे आप इधर से हाइट का मतलब क्या, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या, परपेंडिकुलर लाइन। हाइट का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन आपको बनाना है, तो वो परपेंडिकुलर लाइन है उस ट्रायंगल की हाइट बताएगा। जैसे ट्रायंगल की हाइट क्या ये है ना, ये ट्रायंगल कितना लंबा है, वही तो हाइट बताता है ना। चाहे आप ऐसे हाइट बनाइए, जैसे मैं यहाँ पे बता दूँ आपको क्वेश्चन में, आप हाइट जो है कई तरीके से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या ट्रायंगल है, हमको इस ट्रायंगल का हाइट बताना है, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना है, तो आप यहाँ से बना लीजिए। तो हाइट का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर लाइन, यानी कि 90-90 का बनाएगा। आप चाहे ऐसे हाइट बनाइए, चाहे आप इधर से बनाइए हाइट, तो ये 90-90 रहेगा। चाहे आप इधर से हाइट बनाइए, तो यहाँ से आप हाइट बना रहे हैं तो ये 90-90 रहेगा। हाइट का मतलब क्या, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तभी तो सही हाइट निकलेगी ट्रायंगल की। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या, 90 डिग्री का एंगल बनाना हुआ ना। तो अब यहाँ पर हमें क्या बताना है कि इन दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो बताना है। तो देखिए आप कहाँ से लेंगे, आप चाहे इधर से ऐसे बनाइए, चाहे आप इधर से बनाइए, चाहे आप इधर से बनाइए। जिसमें आप इस ट्रायंगल में जहाँ से भी बनाएंगे, जिस एंगल से भी हाइट निकालेंगे वही यहाँ से भी निकालेंगे। तो अगर मैं यहाँ से निकाल देती हूँ, ठीक है ना, ए से, ज़्यादातर लोग ए से ही निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हाइट तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, उसी तरीके से यहाँ पर भी। अब यहाँ पर देखिए हाइट का मतलब क्या है, 90-90 का बना है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। यहाँ नाम दीजिए एल, यहाँ नाम दीजिए एम। तो हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है ए एल, इसका हाइट और इसका हाइट, इनका रेशियो ये क्या है, हमें ये यहाँ पर निकालना है, ठीक है। ये हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है, जो मैंने थ्योरम आपको पहले एक्सप्लेन करके बताया है, उसी पर ये बेस्ड है बिल्कुल। तो थ्योरम यहाँ पर कौन सा लगेगा, हमारा थ्योरम ये वाला लगेगा कि ये मैंने यहाँ पे थ्योरम लिखा था ना, ये देखिए, यस, ये थ्योरम क्या कह रहा है ये, कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनका एरिया का जो रेशियो है, करस्पॉन्डिंग एरिया का रेशियो किसके बराबर होगा, उनके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दें, और तो जब सिमिलर हो जाएगा तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इनके एल्टीट्यूड के स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के स्क्वायर्स के रेशियो के बराबर हो जाएगा ना। तो अब हमारा यहाँ पर क्या, हमको इन दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर प्रूफ करना है। जब सिमिलर होगा तभी वो थ्योरम लगेगी, ठीक है। तो सिमिलर प्रूफ करना है तो पहले दोनों ट्रायंगल का नाम दीजिए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ये है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल में ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये जो आया था इसका यूज होगा। देखिए क्या था, ए बी इक्वल टू ए सी, कॉमा ये क्या है, डी इक्वल टू डी एफ, ये आया था ना। दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो साइड था दो इक्वल था, तो वो यहाँ मैंने लिख दिया था दोनों ट्रायंगल का ये। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ए बी है, ये ए सी है ना हमारा, तो ये ए सी है, इसमें हम इंटू 1 तो कर ही सकते हैं ना, इसमें भी इंटू 1 कर सकते हैं ना भाई। 1 किसी में भी इंटू कीजिए तो बदलेगा नहीं, सेम ही रहेगा। तो जस्ट इसमें इंटू वन कर दिया। अब हम ये क्या करेंगे, ये 1 यहीं पे रहने देंगे, ये ए सी इंटू में इसको इधर साइड लेकर आएंगे, तो ए सी इंटू में इधर आएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा। भाई ये 1 यहाँ इंटू किया, 1 को छोड़ दीजिए, ए सी इंटू में इसको इधर लेकर आइए एल एच एस साइड में, तो ये डिवाइड में चला गया, इक्वल टू ये 1 यहीं पे रहेगा, ठीक है। ये कॉमा यहाँ पे लगाइए। उसी तरीके से ये डी यहीं पे रहने दीजिए, इस डी एफ को इंटू में इधर लेकर आएंगे तो ये डिवाइड में चला गया, इक्वल टू 1, ये आया, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इक्वेशन सेकंड मानिए, ठीक है ना। इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन 2 मानिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों 1-1 के बराबर है, तो ये आपस में इक्वल हो जाएगा ना। तो ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू डी अपॉन डी एफ हो जाएगा। ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू डी अपॉन डी, ये आपस में इक्वल हो गया। अब इसका क्या कीजिए, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए बी किससे इंटू होगा, डी एफ से, इक्वल टू, और ए सी किससे इंटू होगा, डी ई से। ये हो गया। अब हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ये ए बी यहीं पे रहेगा, और ये जो डी ई है ना, ये डी ई, इस डी ई को ये इसके साथ, ये ए सी के साथ इंटू में इस डी ई को हम इधर लेकर आएंगे ए बी के साइड। तो इंटू में है तो ए बी के साइड आएगा, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। भाई ये इंटू में इधर आएगा तो इसकी डिवाइड में चला गया, इक्वल टू, और ये ए सी यहीं पे रहने दीजिए। अब ये डी एफ इंटू में है, ये इसको इधर साइड लेकर आएंगे तो डी एफ इंटू में इधर आएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा। ये हो गया, ठीक है। तो ऐसा हमने क्यों किया, सिमिलर प्रूफ कर रहे हैं इसलिए ये हम लेकर आए। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्वेश्चन में ही बता दिया है कि दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टिकल एंगल आपस में इक्वल है, तो एंगल ए और एंगल डी आपस में इक्वल है। देखिए तो गिवन है क्वेश्चन में, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी गिवन,
गिवन, यानी क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। अब इससे समझिए इसका क्या मतलब है, इसे समझिए। देखिए हमारा डायग्राम यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, यहाँ से समझिए ये हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ है। देखिए हमारा आया क्या है, इसको मैं देखिए ऐसे समझा रही हूँ। ये हमारा यहाँ पर क्या आया है, ए बी अपॉन डी आया है इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, और एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है। अब डायग्राम से समझिए आप, यहाँ पर देखिए ये ए बी अपॉन डी, ए बी के करस्पॉन्डिंग क्या है, डी है, तो यहाँ पर आ गया ए बी, और ये डी करस्पॉन्डिंग इक्वल टू, यहाँ देखिए ए सी के करस्पॉन्डिंग क्या है, डी एफ है, तो यहाँ पर देखिए ए सी अपॉन डी एफ है, ठीक है। इस साइड के करस्पॉन्डिंग ये है, तो इन दोनों का रेशियो और ए सी अपॉन डी एफ, इन दोनों साइड का रेशियो आपस में इक्वल है, और बीच में ये एंगल आपस में इक्वल है। देखिए ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए, ये एंगल ए है और ये एंगल डी है, ठीक है ना, और ये बी है और यहाँ पर ये सी है, और ये ई है और ये एफ है, ठीक है। तो ए बी के करस्पॉन्डिंग डी है, यहाँ पर देखिए इनका रेशियो, ए सी के करस्पॉन्डिंग क्या है, डी एफ है, इनका रेशियो ये आया, और बीच में है एंगल, ये आपस में इक्वल है। तो बाई साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे कि नहीं। भाई सैस से भी तो हम प्रूव करते हैं ट्रायंगल को सिमिलर। सैस होने के लिए क्या चाहिए, दो साइड के बीच में एंगल आना चाहिए। तो देखिए आ रहा है ना बीच में, इस साइड के करस्पॉन्डिंग ये है, इनका रेशियो भी यहाँ आ गया है ए बी अपॉन डी। दूसरा क्या है, ए सी के करस्पॉन्डिंग क्या है, डी एफ, तो इसका रेशियो भी यहाँ, ये आपस में बराबर है, और बीच में एंगल भी आ रहा है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। तो बाई सैस सिमिलरिटी ये दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो गया ना, तो हमने यहाँ पर ट्रायंगल का नाम ये दिया था, यही दोनों ट्रायंगल प्रूव करना था ना। तो बाई सैस सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ। अब ये दो ट्रायंगल हमारा सिमिलर है, तो दो ट्रायंगल जब भी सिमिलर होगा तो ये थ्योरम यूज होगा, इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर, तो उनका करस्पॉन्डिंग एरिया का रेशियो किसके बराबर होगा, उनके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के स्क्वायर का रेशियो के बराबर होगा। तो जस्ट ये थ्योरम यहाँ पर लगेगा। तो इस थ्योरम का नाम मैं देती हूँ थ्योरम सी, ठीक है, थ्योरम सी प्रूफ करने के लिए दो ट्रायंगल सिमिलर होना चाहिए। तो हमने यहाँ प्रूफ कर दिया है दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो बाय थ्योरम सी, ये थ्योरम सी ये पूरा आप यहाँ लिखिएगा यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर। तो थ्योरम की हेल्प से क्या होगा, दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो, देखिए इस ट्रायंगल का एरिया क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, यही ना, किसके बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड क्या है, ए एल और डी एम। तो करस्पॉन्डिंग एरिया का करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का रेशियो क्या हो जाएगा, ए एल अपॉन डी एम का स्क्वायर, इसके बराबर होगा। तो यही तो थ्योरम हमने अभी पहले प्रूफ किया था। तो ये हमारा आ गया ना, क्योंकि हमने यहाँ पर ये दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दिया, तो ये थ्योरम लगा देंगे थ्योरम सी, तो ये आ जाएगा हमारा थ्योरम सी की हेल्प से हमें ये मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये ऑलरेडी किसके बराबर है, देखिए 16/25 के बराबर दिया हुआ है। तो ये 16/25, तो यहाँ लिखे 16/25, भाई इसकी वैल्यू तो दी हुई ना रेशियो 16/25, और ये क्या दिया, ए एल अपॉन डी एम का होल स्क्वायर। हमें केवल ए एल अपॉन डी एम फाइंड करना ना, ये तो ये स्क्वायर लगा, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर स्क्वायर रूट लग जाएगा ना, तो 16/25 इस पर, भाई ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ए एल अपॉन डी एम इक्वल टू, देखिए 16 है, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 4, और नीचे 25 को 5 × 5 लिख सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पेयर बना तो 4 बाहर आ गया, यहाँ पर भी 5 का पेयर बना तो 5 बाहर आ गया। तो यहाँ पर ए एल अपॉन डी एम जो हमारा आया है, ए एल अपॉन डी एम, वो उसका रेशियो कितना है, 4:5, 4/5, ये आंसर है। ये आंसर है। यहाँ पर हमने यहाँ पे क्या निकाला, 4/5, ये आंसर है। यही हमें यहाँ पर लेकर आना था। तो ये देखिए दोनों क्वेश्चन को मैंने जो है बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर ना समझ में आए तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।